हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दृष्टि आई दृष्टि जो करंट अफेयर्स है घटना चक्र वाली, उसका थर्ड वीडियो। पहले वीडियो में हम पॉलिटिकल और नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो में स्कीम और इनिशिएटिव। थर्ड वीडियो है नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम। काफ़ी स्टैटिक लिंकेजेस का काम आया है इसमें, जैसे गज। इसमें आपको एलिफेंट के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या कोई कोर्सेज से रिलेटेड मैसेज करना हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है करंट अफेयर से गज उत्सव, यानी गज जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब हाथी। हाथी उत्सव मनाया गया 2023 में। और इनागोरेट किनके द्वारा किया गया? हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया कब था? 1992 में आया था। अगर एलिफेंट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको आसाम में मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक जानवर मिलता है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो। इसको डिक्लेयर किया गया था 1997 में एज ए नेशनल पार्क। देख लेते हैं। कुछ कुछ स्कीम है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। सबसे पहले एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2010 में नेशनल हेरिटेज एलिमेंट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद 33rd अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। वो यूपी के तराई वाले रीजन में है। और ये दुधवा पीलीभीत रीजन है ना, वहाँ पे है यूपी में। 33rd यूपी में, इसको जोड़ के 2 हो गया। इसके अलावा जो 32nd था ना, 32वां जो था ना, वो तमिलनाडु में था, अगस्ता मलाई। उसके अलावा आईयूसीएन के इंडेंजर लिस्ट में है। और 2 लिस्ट तो आपको ये मैंने बता ही दिया, साइट्स। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कि इसके में क्या है, इसमें क्या है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को फंडिंग वगैरह देती है। जेस्टेशन पीरियड इसका 22 महीना है। 14 साल से लेकर 45 साल तक ये बच्चा देती है, हर 4 साल पे। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, एलिफेंट सेंसस के हिसाब से। ये काफ़ी मैट्रियार्कल थोड़ा टाइप है कि फीमेल जो होती है ना, जो सबसे एज वाली जो फीमेल होती है, वो हेड करती है इनके ग्रुप को। ये ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम है जो जिस पे क्वेश्चन आ चुका है। एक प्रोग्राम का नाम है माइक। ठीक है, एक प्रोग्राम का नाम है माइक और एक प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट रीहैब। प्रोजेक्ट माइक और प्रोजेक्ट रीहैब। प्रोजेक्ट रीहैब एक्चुअली क्या किया जाता है? रीहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग ह्यूमन एलिफेंट अटैक। मतलब जो ह्यूमन और एलिफेंट का जो इंट्रैक्शन होता है ना, उसको दूर करो। ये और दूर कैसे करेंगे? बीज का अटैक करवा के, मधुमक्खी का अटैक करवा देते हैं हाथी पे, ताकि हाथी अपना रास्ता बदल ले, इंसान के बस्ती में ना आ जाए। ये एक्चुअली कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। रीहैब आपसे पूछा कौन सरकार ने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। उसके अलावा माइक क्या है? इलीगल किलिंग जो होती है ना एलिफेंट की, उसको रोकने के लिए। तो ये माइक और रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाथी मेरे साथी भी है, हमारे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। एलिफेंट कॉरिडोर, ये सब कुछ कुछ तरीके हैं। उत्तर प्रदेश में एक तो तराई एलिफेंट रिजर्व हो गया, उससे पहले एक है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। इंडियन साइंस कांग्रेस, ये मीटिंग हुआ कहाँ पे इस बारी? नागपुर में हुआ। नागपुर में एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हुआ। राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी इनाग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ऑर्गेनाइज कौन करता है? ISCA। ये एक्चुअली बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन नाम है इसका। काम इसका देखो, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग मतलब देश भर के जो साइंटिस्ट रिसर्चर है, जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के साइंस के टीचर है, उन सबको बुलाते हैं। स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। 107वां एक्चुअली बेंगलुरु में हुआ था, पहला 1914 में हुआ है। क्लियर? उसके अलावा इससे फ़ायदा भी हुआ है कि एक तो हमारा इनोवेशन इंडेक्स है। इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें हम 40वें स्थान पे चले गए हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हम 40वें स्थान पे चले गए हैं। चलिए,
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये मानित मतलब मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश। थीम बस याद रखना, मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑर्गेनाइज कौन करता है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। एक चीज, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो, ये दोनों को हेड कौन करते हैं? जो उस समय प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। याद रखना है आप लोगों को। फर्स्ट G20 का कल्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ कहाँ पे? खजुराहो में। खजुराहो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, खजुराहो टेम्पल, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। थीम क्या है? प्रोटेक्शन एंड री इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। और पहले दिन कौन यहाँ पे आए थे? किनको इनवाइट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पद्म श्री उनको मिल चुका है, मिस्टर नेकराम। मिस्टर नेकराम को मिलेट मैन बोला जाता है। और क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाता है, 2023 में जा रहा है, इसलिए इनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, खजुराहो टेम्पल के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये नागरा स्टाइल का टेम्पल है। कौन सा स्टाइल का टेम्पल है? नागरा स्टाइल का टेम्पल है। इसमें बहुत सारे टेम्पल है, जिसमें आपको हिंदू टेम्पल भी मिलेगा, जैन टेम्पल भी मिलेगा। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? विंध्यन। विंध्यन जो माउंटेन रेंज है वो। और इसके अलावा इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा एरोटिक इमेजिनरी काफ़ी मिलेंगे, एरोटिक इमेज। क्लियर? याद रख सकते हो। चौदहवा एडिशन हुआ एरो इंडिया का, ये इनाग्रेट किया मोदी जी ने। याद रखना, हुआ कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ, एयरफोर्स स्टेशन है। ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। थीम क्या है? द रनअवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ये हर 2 साल पे होता है। इवेंट है कि आप एक्सपोर्ट करो, प्रमोट करो एक्सपोर्ट को, जो हमारे इंडिजिनियस चीज़ बने चुके हैं, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस, उसका HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इन सबको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक है कि साइंस एंड टेक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इलेक्शन में साइंस एंड टेक का क्या उपयोग होगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी 3 मेंबर है, 3 मेंबर है। एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर है। इनका नाम है राजीव कुमार, इनका नाम है अनूप जी और अरुण जी, याद रख सकते हो। उसके अलावा 3 लोग हैं, मैं पूरा नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। और एक और चीज़, किस पार्ट में आता है? पार्ट 15 में, पार्ट 15 में आता है। और आर्टिकल कितने हैं? 324 से लेके 329 आर्टिकल तक है। 324 में यही दिया है कि इलेक्शन करवाना है, ठीक है। और 325 क्या है कि भाई कोई इंसान को आप सिर्फ लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में नहीं आएगा। 326 क्या करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाला जो वर्ड है उसकी बात करता है, फ्रेंचाइजी बात करता है। 327 क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकते हैं। और 327 क्या है? तो इधर देख लिया। 26 तो देख लिया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। 27 एक्चुअली सिर्फ पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। और 328 क्या देता है? यही देता है पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप भी बना सकते हो। 329 क्या देता है? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल, मतलब कि कोर्ट ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी इलेक्शन के मैटर पे। समझ में आया? तो 324 से लेके 329 तक डिस्कस करते हैं। अब क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ है? सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम क्या था? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखना है। इलेक्शन करवाती है। और इसका समिट फॉर डेमोक्रेसी, फॉलो अप द, देखो समिट फॉर डेमोक्रेसी एक हुआ था ना, उसके बाद ये हुआ था, याद रखना है। फर्स्ट जो पहला जो हुआ था ना, ये दूसरे का हुआ है, दूसरा। पहला जब हुआ था ना, उसका टॉपिक क्या था? रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी।
और समिट फॉर डेमोक्रेसी जो हुआ ना, यूएस के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पोक किया था यहाँ पे। और सेकेंड समिट जो डेमोक्रेसी का हुआ 29 से 30 मार्च तक हुआ, और को होस्ट किसके द्वारा किया गया, कोस्टा रिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड, जाम्बिया और यूएसए। नेक्स्ट है सेकेंड राइस कांग्रेस। राइस की बात करें तो ये एक कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, रेनी सीजन में होता है, रेनी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि राइस का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है। तो अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनागोरेट किया सेकेंड इंडिया साइंस कांग्रेस को, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये 11 से 14 फरवरी को हुआ कहाँ पे, कटक में हुआ, कटक उड़ीसा है। ऑफिस का नाम है ICAR, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हुआ कहाँ पे, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर, जिसका कटक में है। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग, राइस रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करो, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस। अब इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे हुआ ना, उस बॉडी के बारे में बोल देते हैं। ये एक्चुअली कटक में है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज ट्रांसफॉर्म टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और सिंपल समझो ना कि जो इंस्टीट्यूट है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले इसको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में। बाद में इसके काम को ICAR को दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया, और इस इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया ICAR, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर। थोड़ा ICAR के बारे में डिस्कस करें, जो है ना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपको पता है जो MS स्वामीनाथन जी ने, आपको पता है जो हम जिनको हरित क्रांति का फादर बोलते हैं, इंडिया के फादर हरित क्रांति के, ये इसी ऑफिस के चेयरमैन थे ICAR के। आपको पता है, ये कोई आम आदमी नहीं थे, ICAR के ऑफिस के चेयरमैन थे। तो ICAR जो ऑफिस है ना, वो किसके अंदर है, एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, नहीं है 1860 वाला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया। कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 1929 में, एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। और तो डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर है, डेयर के अंदर है। डेयर मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और मिनिस्ट्री कौन है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्लियर। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली। क्लियर। तो ये ICAR की ही काम है कि उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया था। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना। कुछ और चीज़ याद रखते हैं, वैसे हम मतलब फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किनको बोलते हैं, एक है नाम नॉर्मन बोरलॉग। इनको एक्चुअली नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कौन सा प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको लगा शायद बायोलॉजी वगैरह वाला, नोबेल पीस प्राइज मिला, कि आपको लगा कि थोड़ा सा HIV प्रोडक्ट की है तो ये हो सकता है पीस, लेकिन नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है। उसके अलावा एक किसान से रिलेटेड है कि एक फार्मर्स डे कब मनाया जाता है। फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किनके बर्थ एनिवर्सरी पे, जो चौधरी चरण सिंह जी है, CCS, ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम पे। ठीक है। उसके अलावा एक वर्ल्ड फूड प्राइज होता है, जिनको हम नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। 2020 में एक इंडियन को चुना गया था जिनका नाम है रतन लाल को एक्चुअली वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था। कई चीज़ हम याद रख सकते हो। एक ICAR ने ही एक चीज़ लॉन्च किया था, एक फंड जिसका नाम है फार्मर्स इनोवेशन फंड, फार्मर्स इनोवेशन फंड। और फूड से रिलेटेड या हंगर से रिलेटेड किस SDG में है, SDG 2 में है, नो हंगर टाइप का। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर। एक है ATL सारथी का, आपको पता है ना, अटल टिंकरिंग लैब है, उस पे मॉनिटरिंग करने के लिए क्या, आप सारथी का नहीं मतलब होता है कि वो
देखता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ATL सारथी है, सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है किसका, अटल टिंकरिंग लैब का। अटल टिंकरिंग लैब को स्टैब्लिश किस मिशन के तहत किया गया, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अटल इनोवेशन मिशन किसको कौन स्टैब्लिश किया, नीति आयोग। नीति आयोग के 2 वाइस चेयरपर्सन और CEO आप याद ही कर लेना। 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया था नीति आयोग, ये याद रख सकते हो। 4 पिलर है इस इनिशिएटिव में। पहला क्या है, सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है जिसका नाम है माई ATL डैशबोर्ड, कंप्लायंस SOP होगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगा लोकल अथॉरिटी के कोलाबोरेशन के साथ, परफॉर्मेंस इस्टेब्लिशमेंट मैट्रिक्स होगा। तो ये चारों नहीं भी याद रखो। ये मिशन जो है ना कब सेटअप किया गया था, 2016 में। देखो जो फ्लैगशिप स्कीम होती है ना वो याद ही रखना है आपको कि कब एस्टैब्लिश हुआ था। अगला टॉपिक क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर स्कीम प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर स्कीम एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेट देखो सिंपल है कि आप टीचर बनना चाहते हो तो ऐसा कोर्स करो जो डायरेक्टली आपको टीचर बना सके, टीचर वाली क्वालिटी दे सके। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, समझा। मतलब ये एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया है, शुरुआत किया गया है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, TEI में लगभग। और शुरू कब से होगा, 2023-24 वाले जो सेशन से स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, 4 साल का प्रोग्राम है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आप मान लो BA, जैसे आप BA B.Ed कर रहे हो, BA भी हो जाएगा, B.Ed भी हो जाएगा, तो आपका साल बचेगा। नहीं तो BA 3 साल में हो रहा था, B.Ed 2 साल में हो रहा था, 4 साल में आपका दोनों हो जा रहा है, BCom B.Ed हो रहा है, BSc B.Ed हो रहा है, कोई भी कर सकते हो। ये कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर्स को, और जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में है ना, कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उससे पहले जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, ठीक है ना। तो लगभग 34 साल बाद दोबारा आई है। तो जो 4 स्टेज उसमें था ना, 5, 3, 3, 4, जैसे फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इसके हिसाब से टीचर को तैयार करना, ठीक है। अगला है सिंपल, आपसे पूछा जाएगा जादुई पिटारा क्या है। एक लर्निंग मतलब जो बच्चा पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए दोनों के लिए मटेरियल है, क्योंकि अभी जो टीचर है उनको पता नहीं है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ पढ़ाया कैसे जाएगा। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने लर्निंग टीचिंग मटेरियल फाउंडेशनल स्टेज के लिए, आप सिंपल पूछेगा कि जो जादुई पिटारा भी हुआ है किस स्टेज के लिए, फाउंडेशनल है, सेकेंडरी है, किस स्टेज के लिए है। न्यू दिल्ली में प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है जिसमें आपको क्या क्या प्ले बुक, टॉय, पजल्स, ये सब आएगा, और ये 13 लैंग्वेज में है। तो सिंपल याद रखना, जादुई पिटारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, ये ध्यान रखना। अगला क्या है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनागोरेट किया, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया था, UGC, BHU और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, BHU और UGC। ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पे, रुद्राक्ष जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ना, वहाँ पे। और पर्पस क्या था, डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। तमिल समागम क्या हुआ था, ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्पिरिट है उसको अपहोल्ड किया जा सके। और यहाँ पे क्या है, काशी तमिल समागम किया गया। काशी तमिल समागम कहाँ पे, वाराणसी में हुआ, याद रखें, काशी तमिल समागम। उसके अलावा कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा। तो ये आप देखो बहुत पुराना न्यूज होगा, इस पे आप करंट अफेयर्स नहीं पूछ सकता, ये ध्यान रख सकता। ये यूपी वाले ध्यान रख सकता कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया गया 8 जनवरी को। कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं लेकिन स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में 18वां लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, और उसके अलावा 403 लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, और टोटल 80 वैसे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है। और एक और चीज़, सीट रिजर्व है 84 SC के लिए, ST के लिए 2 सीट रिजर्व है। और बीजेपी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला, 273 सीट, उसमें मतलब पूरे NDA को। बीजेपी को अकेले 255, मतलब अकेले भी वो सरकार बना सकती थी, ठीक है। टोटल वोटर टर्नआउट कितना हुआ, 60.8%, इससे थोड़ा सा कम हुआ।
और सबसे ज़्यादा अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा। और कुछ मिनिस्टर का नाम देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर, केशव प्रसाद मौर्य ये डिप्टी सीएम है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, सूर्य प्रसाद शाही एग्रीकल्चर, सुरेश कुमार खन्ना फाइनेंस, स्वतंत्र देव सिंह वाटर रिसोर्स, बेबी रानी मौर्य वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जयवीर सिंह टूरिज्म एंड कल्चर, नंद गोपाल गुप्ता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अनिल राजभर लेबर मिनिस्ट्री। बाकी स्टेट का आप ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चाहे उत्तराखंड में टोटल सीट कितनी थी बस ये ध्यान रखना। टोटल सीट थी 117, उत्तराखंड में टोटल सीट थी 70। उसके अलावा गोवा में 40, गोवा में टोटल 40 कंस्टिट्यूएंसी सीट थी। अब नेक्स्ट महाकाल लोक प्रोजेक्ट, महाकाल लोक प्रोजेक्ट ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? पहला फेज उज्जैन में, मध्य प्रदेश, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने वो किया, इनाग्रेट किया। ये लोक प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है? श्री महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन में है, सिप्रा रिवर के किनारे है। उज्जैन जो शहर है सिप्रा रिवर के किनारे है। ये पूरा डेकोरेट किया जाएगा इंटायर एरिया को, और यहाँ पे 108 स्तंभ लगाया जाएगा जिसपे आनंद तांडव स्वरूप यानी डांस फॉर्म है ना लॉर्ड शिवा का। सिंपल पूछना, आनंद तांडव स्वरूप क्या है? डांस फॉर्म है लॉर्ड शिवा के द्वारा, यहाँ पे उसको दिखाया जाएगा। और एक और चीज याद रखें, ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसका एक है। 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा कौन है? महाकाल तो एक हो ही गया, सोमनाथ और नागेश्वर जो कि गुजरात में है, मल्लिकार्जुना आंध्र प्रदेश में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमकारेश्वर, त्रिम्बकारेश्वर, गृहनेश्वर महाराष्ट्र में है, विश्वनाथ ये भी इसको भी डेवलप किया गया है, वैद्यनाथ झारखंड में और रामेश्वरम तमिलनाडु में। अगला टॉपिक है 12वां डिफेंस एक्सपो हुआ, ठीक है ना। ये बेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन है, गांधीनगर में हुआ, याद रखें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवाती है। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। 11वां लखनऊ में हुआ था। ये 4 वेन्यू फॉर्मेट में, फर्स्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ इन 4 वेन्यू फॉर्मेट। इसके अलावा इसके साइडलाइन में कई सारे मीटिंग हुआ। एक तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग इसके साइडलाइन में हुआ। उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव भी इनके साइडलाइन में हो। उसके अलावा इन्वेस्ट फॉर डिफेंस फर्स्ट इवन मार्क्यू इवेंट भी हुआ। इन्वेस्ट फॉर डिफेंस मतलब चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए भारत में। इंडिया का पहला ड्राई स्काई रिजर्व कहाँ पे हो? हानले लद्दाख में, हानले लद्दाख में। और इसको सितंबर 2022 में सेटअप किया गया। डीएसटी का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ये छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। और डार्क स्काई रिजर्व का सिंपल मतलब है कि आप कि आर्टिफिशियल लाइट के बिना उसको मतलब कि ऐसा करो लाइटेड दिखे बट आर्टिफिशियल लाइट का आप यूज नहीं करो, ठीक है ना। ऑब्जर्व भी करो तो ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल लाइट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है ना। WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। फाउंडेशनल स्टोर प्राइम मिनिस्टर ने डाला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जामनगर में हुआ। और सेंटर का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा। PM किसान सम्मान सम्मेलन, किसान सम्मान सम्मेलन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर में। इसके साथ किसान सम्मान सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ। इनाग्रेट ऑब्वियसली PM मोदी। मेन किस चीज़ पे बात फोकस किया जा रहा है? 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर पे। PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना। थीम क्या है? भारत इस स्कीम के तहत पता है आपको भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया गया। चाहते हैं कि जो भी फर्टिलाइजर आए ना उसके आगे भारत लगा, भारत ब्रांड लगा हो। चाहे आप भारत यूरिया कहो, भारत DAP कहो, भारत MOP कहो, भारत NPK कहो, ये सारे फर्टिलाइजर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये रिपोर्ट एंड इंडिसेस इसके बाद बचेगा 485, क्लियर। रिपोर्ट एंड इंडिसेस करेंगे। और आपको और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइएगा, मैं कोशिश करता हूँ बताने का, ठीक है। लेकिन और भी कुछ छूट भी जाता है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में साथ साथ, क्योंकि साथ साथ बताना होता है। और इवेंट
टाइम कॉन्स्टेंट भी देखना होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लग जाए। ठीक है, तो आप बताना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहते हो तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके लेकिन बनाऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।